संदीप पारिक नए क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे जिला दर्शन। आज पढ़ेंगे हम टोंक का जिला दर्शन। ठीक है, ये टोंक है, इसे क्या बोलते हैं? राजस्थान का लखनऊ। राजस्थान का लखनऊ किसे कहते हैं? टोंक को कहते हैं। टोंक को राजस्थान का लखनऊ कहते हैं। एक है नवाबों की नगरी। नवाबों की नगरी। नवाबों की नगरी किसे कहते हैं? टोंक को कहते हैं। एक आता है हिंदू मुस्लिम एकता का समन्वय केंद्र। हिंदू मुस्लिम एकता का समन्वय। कहाँ हिंदू मुस्लिम एकता का समन्वय देखने को कहाँ मिलता है? हमें टोंक में देखने को मिलता है, या इसको समन्वय बोल सकते हैं, इसको मस्कन भी कह सकते हैं। यहाँ पर जैसा मान लो मस्कन, समन्वय या मस्कन देखने को कहाँ मिलता है? हमें टोंक में देखने को मिलता है। एक मिलता है प्राचीन भारत का टाटा नगर। प्राचीन भारत का टाटा नगर। प्राचीन भारत का टाटा नगर किसे कहते हैं? टोंक को कहते हैं। एक है नंदों का शहर। नंदों का शहर किसे कहते हैं? टोंक को कहते हैं। अब देखो ये टोंक है, इसका प्राचीन नाम क्या है? रेड। क्या प्राचीन नाम है? रेड। टोंक है रेड टोंक। प्राचीन नाम क्या है इसका? रेड। ये कहां है? ढील नदी के किनारे। कहां पर है ये? ढील नदी के किनारे। ढील नदी के किनारे कौन सा शहर है? टोंक। रेड बोलते हैं इसको। इसका देखो ऐतिहासिक दृष्टिकोण। ऐतिहासिक दृष्टिकोण जो टोंक है, इसका देखो ऐतिहासिक दृष्टिकोण। देखो यहां पर एक थे मिर्जा राजा। मिर्जा राजा। पहली बात तो है कि मिर्जा राजा किसे कहते हैं? तो मिर्जा ने यहां पर कहा गया है मानसिंह को। किसे कहा गया है? मानसिंह को। इन्होंने क्या किया? टोरा और टोकरी पर अधिकार कर लिया। टोरा व टोकरी पर। क्या कर लिया? दो क्षेत्र थे, एक तो टोरा एक टोकरी। जहां पर अधिकार किसने कर लिया था? मानसिंह ने अधिकार कर लिया। बाद में मानसिंह ने क्या किया था? भोला नामक ब्राह्मण को 12 गांव दान कर दिए। भोला नामक ब्राह्मण को 12 गांव दान कर दिए। देखो एक तो था टोरा, एक था टोकरी। ये 2 गांव है, और बाकी के अन्य गांव और भी थे। टोटल कितने गांव थे? 12 गांव थे। कितने गांव थे? 12 गांव थे। और ये टोकरी क्या कहलाया? ये टोंक कहलाया। क्या कहलाया? टोंक। ये टोकरी क्या कहलाया? टोंक कहलाया। अब देखो ये टोंक है। देखो 1817 में ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। देखो 1817 में देखते 1817 में देखते हैं तो किसका शासन है यहां पर? ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन है यहां पर। कंपनी से संधि के तहत
संधि के तहत जसवंत होलकर से अमीर का पिंडारी ने एक क्षेत्र प्राप्त कर लिया। अमीर खां पिंडारी ने यह क्षेत्र प्राप्त कर लिया। किसने प्राप्त कर लिया? अमीर खां पिंडारी ने। किससे प्राप्त किया था? जसवंत होलकर से। एग्जाम में पूछे टोंक रियासत के बारे में देखें। टोंक रियासत संस्थापक कौन थे? अमीर खां पिंडारी। ये टोंक है। अब देखो टोंक रियासत के संस्थापक, टोंक रियासत के संस्थापक कौन है? अमीर खां पिंडारी। अमीर खां पिंडारी। अब देखो ये अमीर का पिंडारी को प्राप्त हो गया कौन सा? है टोरा, टोकरी और बारह किसके अधिकार में आ गया? फिर अमीर का पिंडारी के। और टोंक रियासत का संस्थापक कौन कहलाया? अमीर खां पिंडारी कहलाया। अंग्रेजों द्वारा निर्मित राजस्थान की दूसरी रियासत है ये। अंग्रेजों द्वारा निर्मित राजस्थान की दूसरी रियासत कौन सी है? टोंक। एक चीज बारे में हम देख सकते हैं कि राज्य की एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी है? टोंक। राज्य की एकमात्र मुस्लिम रियासत, मुस्लिम रियासत कौन सी है? टोंक। ध्यान रखना आपको इसके बारे में। देखो आप एक बार, यह टोंक कौन सा है? टोंक। टोंक के बारे में हम देखते हैं। टोंक को देखो, इसे राजस्थान क्या बोलते हैं? लखनऊ। राजस्थान का लखनऊ किसे कहते हैं? टोंक को कहते हैं। इसे नवाबों की नगरी कहते हैं। इसे कहते हैं टोंक को नवाबों की नगरी भी कहते हैं। हिंदू मुस्लिम एकता का मस्कन किसे कहते हैं? टोंक को कहते हैं। प्राचीन भारत का टाटा नगर किसे कहते हैं? टोंक। नमदों का शहर टोंक कहलाता है। इसका हम ऐतिहासिक दृष्टिकोण देखते हैं। किसका देखते हैं? ऐतिहासिक दृष्टिकोण। टोंक का ऐतिहासिक दृष्टिकोण। देखो मिर्जा राजा मान सिंह थे, इन्होंने टोरा और टोकरी पर अधिकार कर लिया और भोला नामक ब्राह्मण को ये 12 गांव दान कर दिया। टोरा, टोकरी और बाकी गांव देखते हैं तो कितने गांव हो गए? 12 गांव। ये टोकरिया कहलाया, टोंक कहलाया। 1817 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि के तहत जसवंत होलकर से अमीर का पिंडारी ने एक क्षेत्र प्राप्त कर लिया। और टोंक रियासत का संस्थापक कौन कहलाता है? अमीर खां पिंडारी। अंग्रेजों द्वारा निर्मित राजस्थान की यह दूसरी रियासत है। राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी है? टोंक। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो ये टोंक जिला, देखो नमदा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। द उद्योग के लिए प्रसिद्ध। नमदा उद्योग के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? टोंक जिला प्रसिद्ध है। तो ये नमदा उद्योग है क्या? तो नमदा उद्योग है, ये किसे कहते हैं? क्या होता है नमदा उद्योग? देखो रुई हुए या कपास को कूट कर बनाए जाने वाले वस्त्र, क्या कहलाता है? इसे बोलते हैं हमें नमदा उद्योग कहते हैं इसे। एक देखो मीठे खरबूजों के लिए टोंक प्रसिद्ध है। मीठे
खरबूजों के लिए टोंक प्रसिद्ध है। खरबूजे कोई से भी हो सब अच्छे ही है, लेकिन ये टोंक है ये मीठे खरबूजों के लिए ये प्रसिद्ध है। एक देखो, चार्बेट शैली का संबंध किससे है? टोंक से। चार्बेट शैली का संबंध टोंक से। चार्बेट शैली का संबंध तो टोंक से है, लेकिन ये चार्बेट शैली है, इसके जन्मदाता कौन है? जन्मदाता है इसके करीम खां। जन्मदाता कौन है इसके? करीम खां। चार्बेट शैली है, इसके जन्मदाता कौन है? करीम खां। काम क्या है इसका? चार्बेट शैली का देखो, युद्ध के समय सिपाहियों का उत्साह बढ़ाने के लिए यह गाया जाता है। तो क्या है ये? चार्बेट शैली। युद्ध के समय सिपाहियों को उत्साह बढ़ाने के लिए शैली काम में ली जाती है। मतलब गाया जाता है, ये चार्बेट शैली में गाया जाता है। क्या गाया जाता है इसमें? कुछ दोहे हैं। ये क्या है? कुछ दोहे गाए जाते हैं। दोहे गाए जाते हैं उत्साह बढ़ाने के लिए। तो ये क्या कहलाती है? चार्बेट शैली। चार्बेट शैली में हम देखें तो प्रमुख केंद्र कौन सा रहा है राजस्थान में? इसका देखें तो प्रमुख केंद्र इसका राजस्थान में टोंक। राजस्थान में टोंक इसका प्रमुख केंद्र है। देखो, कोई भी उत्साह बढ़ाने के लिए काम है। जिस प्रकार से आप देखते हैं कि जो खानवा का युद्ध हुआ था, उससे पहले हुआ था बयाना युद्ध। बयाना के युद्ध में बाबर की सेना बुरी तरह पराजित हुई थी, तो उसने अपने सेना में जिहाद का फूंक भर गया और जिहाद के दम पर उसने खानवा के युद्ध में विजय प्राप्त की थी। और वैसे देखें तो बयाना के युद्ध में बाबर की सेना की बुरी तरह हार हुई थी, और किसी शरीफ ने उसने बाबर की हार की पहले घोषणा भी कर दी थी, भविष्यवाणी भी कर दी थी। फिर भी क्या है कि बाबर ने अपने सिपाहियों में नई जान भर दी अपने भाषण के द्वारा जिहाद घोषित करके। तो उसी प्रकार से चार्बेट शैली है, सिपाहियों का उत्साह बढ़ाने के काम आती है ये। अब देखो, टोंक राजस्थान में प्रसिद्ध बनाने का श्रेय कौन है? जो चार्बेट शैली है, इसको टोंक या राजस्थान में प्रसिद्ध बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है भाई? जो चार्बेट शैली है, इसको राजस्थान या टोंक में प्रसिद्ध बनाने का श्रेय दिया जाता है फैजुल्ला खां को। किसे दिया जाता है? फैजुल्ला खां को इसमें प्रसिद्ध बनाने का श्रेय दिया जाता है चार्बेट शैली को। एक देखो, ये टोंक है। टोंक में क्या? एक हाथी बाटा है। हाथी बाटा कहां है? गुमानपुरा टोंक। टोंक। ये हाथी बाटा क्या है भाई? इसे चट्टान को काटकर बनाया गया। चट्टान को काटकर बनाया गया। आगे हम देखते हैं हाथी बाटा के बारे में पहले भी हमने पढ़ा है, एक अभी और पढ़ रहे हैं। पहले भी पढ़ा था हमने एक हाथी बाटा के बारे में। एक तो हाथी बाटा हमने पढ़ा है, कहां पर है ये? टोंक में। एक और हाथी बाटा के बारे में पहले पढ़ा था, तो वो कौन सा था? हाथी बाटा अजमेर। हाथी बाटा अजमेर।
ध्यान रखना, एक तो हाथी बाटा कहां पर है, टोंक में, एक हाथी बाटा कहां पर है, अजमेर में। देखो टोंक क्या है, यह नमदा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। रुई या कपास को कूट कर बनाए जाने वाले वस्त्र क्या कहलाता है, नमदा उद्योग कहलाता है ना, रुई या कपास को कूट कर बनाए जाने वाले वस्त्र। मीठे खरबूजों के लिए टोंक प्रसिद्ध है। सारबेर शैली का संबंध किससे है, टोंक से है। जन्मदाता क्रीम का। युद्ध के समय सिपाहियों का उत्साह बढ़ाने के लिए सारबेर शैली का प्रयोग किया जाता है। सारबेर शैली में क्या कुछ दोहे गाए जाते हैं जिससे सिपाहियों में क्या उत्साह भर दिया जाता है। प्रमुख केंद्र राजस्थान में क्या है, टोंक। अब देखो यहां पर दोहे गाकर सिपाहियों का उत्साह बढ़ाया जा रहा है। जिस प्रकार चुनाव में क्या करते हैं, नेता लोग है, किसी को धर्म के आधार पर या देखो जाति के आधार पर लोगों में उत्साह भरते हैं और अपने साथ में कर लेते हैं। बस वही प्रक्रिया यहाँ पर है। सिपाही में दोहे गाकर यहाँ पर सिपाहियों को अपने पक्ष में किया जा रहा है, उनका उत्साह बढ़ाया जा रहा है। एक टोंक राजस्थान में प्रसिद्ध बनाने का श्रेय किसका है, फिजुला। किसको, सारबेर शैली है, इसको टोंक या राजस्थान में प्रसिद्ध बनाने का श्रेय किसको है, फिजुला खां को। एक देखो टोंक में क्या, हाथी बाटा गुमानपुरा टोंक में चट्टान को काटकर बनाया गया। एक तो हाथी बाटा टोंक में और एक हाथी बाटा कहां पर है, अजमेर में। इसके बारे में पहले भी पढ़ा है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। टोंक जिले की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, बनास। तो बनास नदी पर टोंक में देखे तो कौन सा बांध बना हुआ है, बिसलपुर बांध। बिसलपुर बांध बना हुआ है। देखो टोंक जिले में बिसलपुर गांव में कौन सा बांध बना हुआ है, बिसलपुर बांध बना हुआ है। और बिसलपुर बांध यहां पर हम देखें तो बिसलपुर गांव यहां पर एक राजमहल है। कौन सा है, राजमहल। और यहां पर क्या है, त्रिवेणी संगम है। तो क्या है यहां पर, त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी संगम के बारे में आपको मैं पहले ही बताया था। तो यहां पर क्या है, त्रिवेणी संगम है। कौन कौन सी नदियों का संगम है, बनास, डाई और खारी। बनास, डाई व खारी कहां पर है ये, राजमहल। यहां पर क्या है, त्रिवेणी, बिसलपुर बांध और राजमहल इनके मध्य क्षेत्र है। इनके पास में यहां पर क्या है कि गोकर्णेश्वर महादेव मंदिर। गोकर्णेश्वर महादेव मंदिर है यहां पर। जहां कहीं भी त्रिवेणी संगम मिल रहा है, मंदिर किसका मिल रहा है, शिव का मंदिर। गोकर्णेश्वर महादेव मंदिर किसका मंदिर है, शिव मंदिर है। ये क्या है, शिव मंदिर है। यहां पर गोकर्णेश्वर महादेव मंदिर है। यहां पर क्या है, बिसलपुर बांध है। यहां पर कौन सा मंदिर है, गोकर्णेश्वर महादेव मंदिर है। रावण ने यहां पर शिव की आराधना की थी। रावण ने यहां पर शिव की आराधना की थी। आराधना की थी कहां पर है, जो गोकर्णेश्वर महादेव मंदिर है, यहां पर रावण ने शिव की आराधना की। देखो एक तो त्रिवेणी संगम ये हो गया अपना, बनास, डाई और खारी। हमने पहले त्रिवेणी संगम के बारे में पढ़ा है। तो दूसरा त्रिवेणी एक हम देखा तो कौन सा आता है, माही, सोम, जाखम। ये कहां पर है, बेणेश्वर डूंगरपुर। बेणेश्वर डूंगरपुर में कहां पर है, बेणेश्वर डूंगरपुर में। यहां पर भी क्या महादेव मंदिर है। एक और हमने कौन सा पढ़ा था, बनास, संबल, सीप। बनास, संबल, सीप। ये कहां पर है, रामेश्वरम, सवाई माधोपुर। रामेश्वरम में सवाई माधोपुर।
सवाई माधोपुर में है। ये कौन से त्रिवेणी संगम के बारे में, माई सोमजाखम बनास संबल सीप। एक देखो, एक त्रिवेणी संगम और रह गया। कौन सा त्रिवेणी संगम रह गया? एक जिसको बनती है तो भीलवाड़ा में, बिंगो दो मांडल के मध्य भीलवाड़ा। यहां पर हम देखें तो आते हैं, देखो बिंगो दुए मांडलगढ़ के मध्य 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 भीलवाड़ा में ये बनास बेड़च मैनाल। ये देखो राजस्थान में 4 त्रिवेणी संगम है। कौन सा त्रिवेणी संगम कहां पर है आपको ये ध्यान रखना है। ये कहां पर है? डूंगरपुर। ये कहां पर है? सवाई माधोपुर। ये भीलवाड़ा। ये कहां पर है? टोंक। ये आपको 4 त्रिवेणी संगम आपको ध्यान में रखना है। देखो एक बार, टोंक जिला है। टोंक जिले की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? बनास नदी है। इस पर कौन सा बांध बना हुआ है? बिसलपुर गांव में बिसलपुर बांध बना हुआ है। यहाँ पर राजमहल में देखें, यहाँ पर त्रिवेणी संगम है, बनास डाई और खारी नदियों का बना त्रिवेणी संगम। और यहाँ पर मंदिर है, शिव मंदिर है, जब गोकर्णेश्वर महादेव मंदिर कहते हैं इसे। रावण ने यहाँ पर शिव की आराधना की थी। कहाँ पर? गोकर्णेश्वर महादेव मंदिर में रावण ने शिव की आराधना की थी। देखो, एक तो त्रिवेणी संगम ये है बनास डाई खारी टोंक में, एक माई सोम जाखम बेणेश्वर डूंगरपुर, एक बनास संबल शिव रामेश्वरम सवाई माधोपुर, एक बिंगो दो मांडलगढ़ के मध्य भीलवाड़ा में बनास बेड़े थे मैनाल। डालना कई बार इनका मिलाना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कौन सा कहां पर है। इस प्रकार से इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। माई सोम जाखम बेणेश्वर डूंगरपुर, बनास संबल शिव रामेश्वर में सवाई माधोपुर, बिंगो दो मांडलगढ़ मध्य भीलवाड़ा, वहां पर कौन से है? बनास बेड़े थे मैनाल। ये है त्रिवेणी संगम। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। टोंक जिले के प्रमुख बांध, इसमें हमने एक तो पढ़ा था, कौन सा? बिसलपुर बांध। तो ये बिसलपुर बांध क्यों बनाया गया था? पेयजल की सुविधा के लिए, पेयजल के लिए। तो बिसलपुर बांध है, कहीं तो सिंचाई के लिए होते हैं बांध, कहीं पेयजल के लिए होते हैं। उस प्रकार से बिसलपुर बांध है, पेयजल के लिए बनाया गया है। देखो, अजमेर, जयपुर, टोंक, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर, इन क्षेत्रों में हम देखें तो यहां पर इसमें क्या है? पेयजल की सुविधा के लिए कौन सा बांध बनाया गया है? बिसलपुर बांध बनाया गया है। अजमेर, जयपुर, टोंक, भीलवाड़ा और सवाई माधोपुर में। अब यहां पर देखते एक बांध होता है जिसको बोलते हैं टोकरी बांध। टोकरी बांध, ये टोकरी बांध भी कहां पर है? टोंक में है। एक है गलवा बांध, गलवा बांध, ये गलवा बांध भी कहां पर है? टोंक में है। एक था अपना मासी बांध, मासी बांध, ये भी कहां पर है? टोंक में। एकदम पूछा कौन सा बांध टोंक में नहीं है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में। देखो, बिसलपुर बांध कहां पर है? टोंक में। और कौन सी नदी पर है? बनास नदी पर। कौन सी नदी पर है ये? बनास नदी पर। इंपॉर्टेंट ध्यान रखना इसके बारे में। यह पेयजल के लिए बनाया गया है। अजमेर,
जयपुर, टोंक, भीलवाड़ा और सवाई माधोपुर के लिए ये बनाया गया है। एक देखो मौलाना अब्दुल कलाम अरबी फारसी शोध संस्थान, ये कहाँ पर है? टोंक में। मौलाना अब्दुल कलाम अरबी फारसी शोध संस्थान, ये कहाँ पर है? टोंक में। तब एग्जाम में कहाँ पूछते हैं? टोंक में। मौलाना अब्दुल कलाम अरबी फारसी शोध संस्थान, ये कहाँ पर है? टोंक में। इसकी स्थापना हुई थी 1978 ईस्वी में। स्थापना कब हुई इसकी? 1978 ईस्वी में। कब हुई? 1978 ईस्वी में। अब देखो यहां पर में क्या मिलता है इसमें? औरंगजेब द्वारा लिखित, औरंगजेब है उसके द्वारा लिखित है आलमगीरी कुरान। आलमगीरी कुरान औरंगजेब द्वारा लिखित आलमगीरी कुरान कहां मिले हमें? मौलाना अब्दुल कलाम अरबी फारसी शोध संस्थान में। और क्या मिलता है हमें यहां पर? शाहजहां द्वारा लिखित, शाहजहां द्वारा लिखित कौन सी है इसमें? देखे तो आगे कमाले कुरान। कौन सी है? कमाले कुरान। कमाले कुरान ये दोनों में कहा मिलती है? मौलाना अब्दुल कलाम अरबी फारसी शोध संस्थान में मिलती है। ये कहां पर दोनों? एक ये और ये दोनों कहां पर है? ये इसमें सुरक्षित है। इसमें दोनों ये, एक तो ये हो गई, और औरंगजेब द्वारा लिखित आलमगीरी कुरान, शाहजहां द्वारा लिखित कमाले कुरान, दोनों कहां सुरक्षित है? मौलाना अब्दुल कलाम अरबी फारसी शोध संस्थान में सुरक्षित है। एक विश्व की सबसे बड़ी कुरान या कुरान की आयतें, विश्व की सबसे बड़ी कुरान या कुरान की आयतें इसी संग्रहालय में सुरक्षित है। इसी संग्रहालय में सुरक्षित है। कौन सा संग्रहालय है ये? मौलाना अब्दुल कलाम अरबी फारसी शोध संस्थान। एक देखो, एक टोंक में एक क्षेत्र और मुख्य रूप से हम देखें तो मांडकला गांव टोंक कौन सा है? मांडकला गांव कहां पर है ये? टोंक में। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मांडकला गांव टोंक में। ये किस लिए इंपॉर्टेंट है? इसे बोलते हैं मिनी पुष्कर। क्या बोलते हैं इसे? मिनी पुष्कर भी कहते हैं। मांडकला गांव टोंक है, क्या बोलते हैं? मिनी पुष्कर। देखो पुष्कर तो कहां पर है? अजमेर में। मिनी पुष्कर कहां पर है? टोंक में। मांडव ऋषि की तपोभूमि है ये। क्या है? मांडव ऋषि की तपोभूमि है। मांडव ऋषि की तपोभूमि कौन सी है? मांडकला गांव। ये मांडव ऋषि की तपोभूमि है। देखो ये टोंक, टोंक जिले की क्या प्रमुख बांधों में देखें, एक तो बिसलपुर बांध, यह पेयजल के लिए बनाया गया है।
कौन कौन से जिलों के लिए? अजमेर, जयपुर, टोंक, भीलवाड़ा और सवाई माधोपुर। कहां पर है? बनास नदी पर है। टोकरी बांध है यहाँ पर, गलवा बांध है और मासी बांध। मांडकला गांव टोंक, कौन सा है? मांडकला गांव टोंक, इसे मिनी पुष्कर कहते हैं। यह मांडव ऋषि की तपोभूमि। किसकी? मांडव ऋषि की तपोभूमि है ये। एक मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, मौलाना अब्दुल कलाम अरबी फारसी शोध संस्थान कहां पर है? ये टोंक में है। संस्थापक, स्थापना कब इसकी? 1938 ईस्वी में। अब जो ये मौलाना अब्दुल कलाम अरबी फारसी शोध संस्थान है, इसमें क्या है? देखो, एक तो औरंगजेब द्वारा लिखित आलमगीरी कुरान कहां पर है? इसी के अंदर है। एक शाहजहां द्वारा लिखित कमाल कुरान कहां पर है? इसी में सुरक्षित है। ये जो विश्व की सबसे बड़ी कुरान या कुरान की आयतें इसी संग्रहालय में सुरक्षित है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो, टोंक में एक बोली बोली जाती है, उसे बोलते हैं चौरासी बोली। चौरासी बोली टोंक की जो प्रमुख बोली है, इसे बोलते हैं चौरासी बोली। इसके बाद एक तो देखते हैं हमें ढूंढाड़ी। देखो, इसके बारे में देखें तो अभी राजस्थान पुलिस का एग्जाम हुआ था, इसमें पूछा गया जयपुर में कौन सी बोली बोली जाती है? ढूंढाड़ी। ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखो, चौरासी बोली है, ये ढूंढाड़ी, जयपुरी और झाट साई की बोली है। ढूंढाड़ी, जयपुरी व झाड़शाही की उपबोली है। कौन सी है? चौरासी बोली। देखो, ढूंढाड़ी, जयपुरी व झाड़शाही की उपबोली है। ये कहां बोल जाती है? टोंक जिले में बोल जाती है। टोंक जिले में बोली जाती है। देखो, ढूंढाड़ी वाला क्वेश्चन, ढूंढाड़ी कहां बोल जाती है? जयपुर में। ये क्वेश्चन कहां पूछा गया था? अभी जो राजस्थान पुलिस एग्जाम है उसमें पूछा गया ढूंढाड़ी कहां पर? ढूंढाड़ी से कहलाता है। कौन सा ढूंढाड़? जयपुर। अब देखो, अब पढ़ते हैं यहाँ के हम प्रमुख मेले। प्रमुख मेले तो टोंक है, यहां पर प्रमुख मेले कौन कौन से भर जाते हैं? एक देखो, बीसलपुर मेला। ये बीसलपुर मेला है, ये कहां बाहर जाता है? बीसलपुर टोंक। बीसलपुर टोंक में भरा था। कौन सा? बीसलपुर मेला। इसके बारे में देखते कब भराता है ये? वैशाख पूर्णिमा को। वैशाख पूर्णिमा को भरा जाता है यह मेला। और मेलों में हम देखें तो डिग्गी कल्याण जी का मेला। डिग्गी कल्याण जी का मेला, ये डिग्गी कल्याण जी का मेला कहां भरता है? डिग्गी मालपुरा गांव टोंक। डिग्गी मालपुरा गांव टोंक में भरता है। कहां भर जाता है ये? डिग्गी मालपुरा गांव टोंक में। इसके देखें तो 3 मेले पर रहते हैं। 3 मेले जो डी कल्याण जी का मेला है, ये कितने मेले पर रहते हैं? इसके 3 मेले पर रहते हैं। एक देखो, श्रावण अमावस्या को, श्रावण अमावस्या को एक मेला कब बढ़ता है? श्रावण
अमावस्या को। दूसरा मेला बताया भाद्रपद शुक्ला एकादशी को। भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। और तीसरा मेला देखो, 3 मेले हैं, एक तो श्रवण अमावस्या को, दूसरा भाद्रपद शुक्ल एकादशी को, और तीसरा मेला बताया वैशाख पूर्णिमा को। वैशाख पूर्णिमा को क्या मेला बढ़ता है? डिगी कल्याण जी का मेला डिगी मालपुरा गांव है टोंक में बढ़ता है। ये एक देखो देव नारायण जी का मेला। इसका मेला है देव नारायण जी का मेला। ये देवधाम जोधपुरिया टोंक में बढ़ता है। देवधाम जोधपुरिया निवाई टोंक। ध्यान आपको रखना है, देवधाम जोधपुरिया नाम लिखा है तो उसको जोधपुर मत समझ लो। देवधाम जोधपुरिया कहां पर है? ये निवाई टोंक में। कब बताइए? भाद्रपद शुक्ल छठ को। भाद्रपद शुक्ल छठ को यह मेला बढ़ता है। कब बढ़ता है? भाद्रपद शुक्ल छठ को यह मेला बढ़ता है। और 2 मेले बढ़ते हैं, एक बढ़ता है माघ पूर्णिमा को, और दूसरा कब बढ़ता है? यहां पर माघ पूर्णिमा को। माघ पूर्णिमा को बढ़ता है देवनारायण जी का मेला। 2 मेले बढ़ते हैं यहां पर। एक देखो पुलानी मेला डिगी गांव में। ये कौन सा हो गया? पुलानी मेला। पुलानी मेला ये कब कहां बढ़ता है? डिगी गांव में। कहां बढ़ता है? ये डिगी गांव में बढ़ता है पुलानी मेला। कहां बढ़ता है? डिगी गांव में। एक है पीपलू मेला, पीपलू गांव में। पीपलू मेला कहां बढ़ता है? पीपलू गांव में। अब देखो आप, यह टोंक कौन सा है? टोंक। टोंक में देखो यहां पर बोली बोल जाती है 84 बोली। कौन सी बोली बोल जाती है? यहां पर 84 बोली बोल जाती है। 84 बोली देखो ढूंढाड़ी, जयपुर और झाड़साई की उपबोली है। एकदम पूछ सकते हैं 84 किसकी उपबोली है? ढूंढाड़ी, जयपुरी, झाड़साई की क्या है? उपबोली है। ये टोंक जिले में बोल जाती है। ये कहां बोल जाती है 84 बोली? टोंक जिले में यह है बोली जाती है। अब देखो टोंक के प्रमुख मेले। बिसलपुर मेला कहां बढ़ता है? बिसलपुर टोंक में बढ़ता है। कब बढ़ता है? ये वैशाख पूर्णिमा को बढ़ता है। बिसलपुर मेला बिसलपुर गांव टोंक में बढ़ता है। ये वैशाख पूर्णिमा को। देखो देव नारायण जी का मेला देवधाम जोधपुरिया निवाई टोंक में बढ़ता है। ये जोधपुरिया नाम लिखा है देखो, देवधाम जोधपुरिया। देवनारायण जी का मेला कहां बढ़ता है? देवधाम जोधपुरिया। इसके आगे वाला आगे क्या डिस्ट्रिक्ट चेंज कर सकता है, तो निवाई टोंक। 2 मेले बढ़ते हैं, भाद्रपद शुक्ल छठ को, एक माघ पूर्णिमा को मेला बढ़ता है। ये अब देखो एक ये डिगी कल्याण जी का मेला डिगी मालपुरा गांव टोंक में बढ़ता है। ये 3 मेले बढ़ते हैं, एक श्रवण अमावस्या को, एक भाद्रपद शुक्ल एकादशी को, एक वैशाख पूर्णिमा को यह मेला बढ़ता है। एक देखो पुलानी मेला डिगी गांव में। देखो एक तो डिगी गांव में कौन सा? डिगी कल्याण जी का मेला, एक पुलानी मेला डिगी गांव में बढ़ते हैं। एक पीपलू मेला पीपलू गांव में बढ़ता है। अब आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। आज की क्लास को अब हम यही विराम देते हैं। नेक्स्ट क्लास तक आप अपनी पढ़ाई को यूं ही जारी रखिए।